काफी मैं चर्चित हुई 1995 से। 1995 में 15 साल की अवस्था से मैंने इस संस्था का नींव रखा। 15 साल में 15 साल में मैं पढ़ रही थी। मतलब जिस समय आदमी एक्चुअल में मेरे ग्रैंडफादर आजाद हिंद फौज संपर्क स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे पिताजी डैडी मेरे सीआरपीएफ में पुलिस ऑफिसर थे। हमें लगता था कि दहेज के कारण जला दी गई महिला, और ये सब हमारे सामने आता रहता था। हमारी कुछ सहेलियों, जो सहेलियां रही या सहेलियों के घर में बड़ी बहनें रही थी, उनको जला दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। तो हमें ये लगा कि ये बहुत बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप को दूर करने के लिए जिस प्रकार से राजा राम मोहन तो दहेज प्रथा के हैं। जी हाँ, लेकिन आजकल तो दहेज प्रथा के मुकदमे सही है, दहेज लेते हैं लोग तभी ऐसे हो रहे हैं। लेकिन बहुत तो ऐसे शादी के बाद भी दहेज की मांग करते हैं। हाँ करते हैं, कुछ तो सही होता है, लेकिन बहुत सारे तो गलत भी फॉल्स रिपोर्ट होते हैं। और कुछ महिलाएं बेवजह जो है पुरुषों को परेशान करने की नियत करने वाली लड़की के साथ इस तरह से अन्याय हो तो हमें बड़ा कष्ट हो गया। मैं लगातार, हम जानते हैं 28-30 साल सेवा देने के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया था। तो कांग्रेस, मान लीजिए, इस बात को लेकर आपने छोड़ दिया, कितने वर्षों की मेहनत आपने की, इतना समय उसमें कहीं ना कहीं लगाया कांग्रेस पार्टी में, लेकिन जब मौका आया कि जो मेहनत राजनीति और महिला, ये दोनों जुड़ी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं अपने आप को आज भी इस नजर से देखती हैं कि उन्हें पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। एक महिला राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है तो वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री बन रही है। एक महिला तमाम मेहनत के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज नरेंद्र मोदी विचार मंच मिशन न्यू इंडिया की प्रदेश अध्यक्ष एवं अधिवक्ता और चर्चित समाज सेविका रमाकांति त्रिपाठी महाराजगंज जिले से आज लखनऊ आई है। उनसे बात करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी विचार मंच और कैसा न्यू इंडिया बनाने निकली है रमाकांति, जो कि महिला प्रदेश अध्यक्ष, उसके साथ साथ इस संगठन या यूं कहे कि ये जो विचार मंच बनाया गया ये कैसे काम करने वाला है। रमा जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। कैसा रहा सफर आपका? बहुत अच्छा रहा। महाराजगंज से यहाँ लखनऊ? नहीं, लखनऊ तो बड़ा अच्छा रहा। मैं तो आती जाती रहती हूँ, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और तमाम पदों पे भी पहले भी रहे हैं। और मैं खुद ही एक संस्था, जो हमारी दहेज विरोधी एवं समाज सुधारक समिति उत्तर प्रदेश, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ, फाउंडर भी हूँ। लेकिन इस संस्था के माध्यम से एक समाज सुधारक के रूप में काफी मैं चर्चित हुई 1995 से। 1995 में 15 साल की अवस्था से मैंने इस संस्था का नींव रखा। 15 साल में 15 साल में मैं पढ़ रही थी। मतलब जिस समय आदमी मुझे जुनून था। जैसे एक्चुअल में मेरे ग्रैंडफादर आजाद हिंद फौज संपर्क स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे पिताजी डैडी मेरे सीआरपीएफ में पुलिस ऑफिसर थे। हमें लगता था कि अपना समय, जो बचपन हमारा है, हम इन प्राचीन शहीदों की जीवनियों, उनकी कारगुजारियों को देखते हुए, सुनते हुए हमें लगता था कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो मैं बहुत अर्ली एज में, कम समय में, हमने जो है समाज सेवा के क्षेत्र में और देश हित में बहुत कुछ कर गुजारने के लिए, हमारे प्राण प्रिय भारत के पुनर्निर्माण के लिए हम बहुत कुछ कर गुजारना चाहते थे। तो ऐसे में मैंने 1995 को खुद एक संस्था का नींव रखा, जिस संस्था का नाम है दहेज विरोधी एवं समाज सुधारक समिति। सिर्फ दहेज ही नहीं, समाज की समस्त कुरीतियों को समूल नष्ट करने के लिए। दहेज जी, मतलब एक लड़की के लिए तो बहुत बड़ा शब्द है जी, क्योंकि उसको पता है कि उसका पिता उस दहेज को, उसका पिता भाई कैसे जुटाता है। तो ये मन में कब आया और क्यों आया कि दहेज के लिए काम करना है? मतलब कोई तो वाक्य रहा होगा। मेरे सामने पेपर निकलते थे, पेपरों में आए दिन दहेज के कारण जला दी गई महिला, और ये सब हमारे सामने आता रहता था। हमारी कुछ सहेलियों, जो सहेलियां रही या सहेलियों के घर में बड़ी बहनें रही, उनकी शादी होती थी, उनको जला दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। तो हमें ये लगा कि ये बहुत बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप को दूर करने के लिए जिस प्रकार से राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी आगे आए, तो इस प्रथा जो है कम तो हो गई पर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाई। आज तो दहेज मांगते हैं, आज भी मांगते हैं, लेकिन इस पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए मैंने खुल्लम खुल्ला दहेज के लेन देन और बाल विवाह पर, बाल श्रम पर काफी प्रतिबंध लगाया, जिससे कि खुल्लम खुल्ला दहेज के लेन देन पर प्रतिबंध तो मैंने लगा ही डाला था। और अभी भी खुल्लम खुल्ला तो नहीं हो रहे हैं, बस अपने बड़प्पन का धाक जमाने के लिए लोग जो है खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब देखती नहीं हो कि आज भी
शादी ब्याह होती है तो दहेज की बात होती है, और सबसे ज्यादा मुकदमे अगर थाने पर जाके देखोगी तो दहेज प्रथा के हैं। जी हाँ, लेकिन आजकल तो दहेज प्रथा के मुकदमे सही है, दहेज लेते हैं लोग तभी ऐसे हो रहे हैं, लेकिन बहुत तो ऐसे दहेज लेते हैं वो तो ठीक है, हाँ, तो शादी के बाद भी दहेज की मांग करते हैं। हाँ करते हैं, कुछ तो सही होता है, लेकिन बहुत सारे तो गलत भी फाल्स रिपोर्ट होते हैं, और कुछ महिलाएं बेवजह जो है पुरुषों को परेशान करने की नियत से ऐसा करती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं पीड़ित भी हैं। अच्छा रमा, एक सवाल यह है कि पूर्व में राजनीति की शुरुआत आपने की कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, तो मतलब ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस छोड़कर एकदम से मूड बदल गया और दल ही बदल लिया आपने? मतलब क्या वजह रही? हमारा पहचान जो है एक समाज सुधारक के रूप में कांग्रेस पार्टी ने देखा, तब मुझे कांग्रेस में 2006 में कांग्रेस पार्टी ले आई, लेकिन मैं समाज सुधारक के रूप में कार्य करती रही। कांग्रेस के लिए भी मैंने बहुत काम किया, लेकिन कांग्रेस ने मेरा सम्मान नहीं रखा, मेरे इरादों पर जो खरी नहीं उतर पाई कांग्रेस, क्योंकि कई बार लगातार 2 बार तो टिकट कट चुका था। फिर सन 2022 में जब तीसरी बार मैंने टिकट की दावेदारी की, और सब कुछ था, मैंने काफी खर्च भी कर डाले थे तमाम रैलियों में, और मतलब बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और सभी जन सेवा में बहुत सारे खर्च भी हो चुके थे। उसके बावजूद भी ऐन मौके पर 2-4 दिन पहले मेरा टिकट काट करके एक डमी कैंडिडेट उतार दिया जाता है। तब हमें इस बात से आघात हो गया। इस बात से मुझे आघात हुआ कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर के कांग्रेस ने, मुझसे ज्यादा तो मैं नहीं समझ रही थी कि कोई लड़की फाइट करने वाली थी उस समय, और आप लोग देखते ही हैं कि मैं किस तरह से फाइट करती रहती हूं, तो फाइट करने वाली लड़की के साथ इस तरह से अन्याय हो तो हमें बड़ा कष्ट हो गया। मैं लगातार, हम जानते हैं 28-30 साल सेवा देने के बाद आहत हुई, और फिर मैंने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया। तो कांग्रेस, मान लीजिए, इस बात को लेकर आपने छोड़ दिया, कितने वर्षों की मेहनत आपने की, इतना समय उसमें कहीं ना कहीं लगाया कांग्रेस पार्टी में, लेकिन जब मौका आया कि जो मेहनत बिना किसी ताकत के आप कर रही थी वो एक असेंबली में जाने के बाद मिलती आपको, तो वो नहीं मिल पाई। इस वजह से आपने कहीं ना कहीं पार्टी त्यागी, और जो उनका स्लोगन था लड़की हूं लड़ सकती हूँ, तो उस हिसाब से लड़की को मौका नहीं मिल पाया। तो अब जो नरेंद्र मोदी विचार मंच है और बीजेपी है जिसमें आप खुलकर सामने आई हो, क्या करना चाहती हो एज अ महिला, खुद के लिए, महिलाओं के लिए? मैं एज ए महिला भारतीय जनता पार्टी में सन 2024 में मैं आई, 23-24 में ही आई। माननीय हमारे जो वित्त मंत्री भारत सरकार और हमारे यहाँ के सांसद जी हैं पंकज चौधरी जी, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, और मैं उस समय जो है जब वो चुनाव लड़ने ही वाले थे, काफी मैंने सहयोग किया। कड़ी धूप में दौड़ना, मेहनत करना, रात तक, दिन रात मैंने एक नहीं समझा, और मेहनत का परिणाम ये रहा कि उनकी सीट निकली, और काफी हमें हर्ष हुआ कि हमारे मेहनत काम आए उनके। फिर उसके बाद मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए, जो उन्होंने सपना देखा है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर की, उस तस्वीर के पुनर्निर्माण में और प्राणप्रिय भारत के पुनर्निर्माण में योगदान देने हेतु मैं समर्पित हो चुकी हूं भारतीय जनता पार्टी में। और नरेंद्र मोदी विचार मंच के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में, महिला शाखा की अध्यक्ष हूं मैं उत्तर प्रदेश की, और इस रूप में मैं महिलाओं के लिए और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करना चाहती हूं, और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जैसे महिलाओं की हिस्सेदारी 33% आरक्षण की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, तो हम चाहते हैं कि 33% आरक्षण तो मिल ही जाए, क्योंकि मंचों पर हम देखते हैं कि महिलाओं की संख्या बड़ी कम होती है। जैसे 33% तो कम से कम मंचों पर दिखाई देनी चाहिए महिलाओं को। हर राजनीतिक पार्टियों में, हर स्थानों पर 33% महिलाओं की भागीदारी हो। अच्छा, जैसे कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से आप आती हो जी, कहीं ना कहीं आज भी वो ग्रामीण क्षेत्र है जी, फिर जो वहां से लखनऊ आती हो जी, तो कितना डिफरेंट लगता है दोनों शहर में? कितना डिफरेंट लगता है? क्या लगता है वो कितना डेवलप हो गया, आज लखनऊ कितना डेवलप? जब से आपका लखनऊ से, अगर राजधानी है चूंकि, लेकिन तमाम ऐसे शहर है जो डेवलप है और उसी हिसाब से वहाँ के लोग भी हो रहे हैं,
तो लगता है महाराजगंज उतना डेवलप हो पाया है अभी? बिल्कुल, महाराजगंज डेवलप हो रहा है। हमारे जब से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वहाँ की रोडें चमक रही हैं। हर तरफ जो है लग रहा है कि महाराजगंज बदल रहा है। महाराजगंज ही नहीं, हम तो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में रोडों के जो जाल बिछ गए हैं, खूबसूरत रोड बने हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सतत प्रयत्नशील हैं। महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी काम कर रहे हैं। एंटी रोमियो और सब कुछ तो हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। और अब देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो आधार कार्ड बने हैं या जो राशन कार्ड बने हैं, उसमें महिलाओं को मुखिया बनाया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, महिलाओं को गैस कनेक्शन से लेकर के बहुत सारी चीजें महिलाओं को मुहैया कराई जा रही हैं और धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ता ही जा रहा है और धीरे धीरे काफी तब्दीली भी आ रही है। अच्छा रमा, आप महिला हो, महिला सशक्तिकरण की बात करती हूँ जी। उत्तर प्रदेश में हम आए दिन सुनते हैं कि महिलाओं के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना होती है, अपराध होता है। अभी देखिए लखनऊ में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक महिला अयोध्या जा रही थी और लखनऊ बस अड्डे पर पहुंचती है, उसके साथ ऑटो में ये हो जाता है। तो कैसा लगता है कि आज भी कानून का या सरकार का उतना दबाव या उतना डर है कि अपराधी बेखौफ हो जाए? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत ही अच्छे तरीके से महिलाओं की सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं से बेलगाम है, जो कि सही ढंग से कार्यों को अपने संपादित नहीं कर पा रहे हैं। उनकी खौफ जो है नहीं नजर आती है। ये अधिकारियों की कमी है, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की कमी नहीं है। ये आपके शहर में रात में महिलाएं कितने बजे तक घर से बाहर निकल सकती हैं? रात में निकल रही है, 12 बजे तक निकल रही है। जैसे घटनाएं हो रही हैं, जिससे आपको डर लगता है कि अपने घर से बाहर रात में 10 बजे डर तो पहले लगता था। डर तो पहले 2014 के पहले बहुत सारे डर होते थे, लेकिन जब से हमारे जो है प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब से हुए हैं, तब से उत्तर प्रदेश में बिना भय के महिलाएं रात में भी निकल रही हैं। ऐसा तो नहीं हमने कहीं देखा कि उनके अंदर कोई भय हो, वो ऐसे धड़ल्ले से निकल रही हैं घर से। तो रमा, नरेंद्र मोदी विचार मंच न्यू इंडिया मिशन जी के माध्यम से क्या करने निकली हो आप? क्या करोगे अब महिलाओं के लिए? क्या कुछ करने का मन में आया है कि जो विचार मंच भी ना सोच रहा हो, उस तरह की आइडियाज क्या कुछ करने? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए, जो उन्होंने सपना देखा है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर की, उस सपने को साकार करने के लिए उनके जो है कार्य में जो है सहयोग करने हेतु निकली हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि प्राण प्रिय भारत के पुनर्निर्माण में हमारा योगदान हो और कहीं न कहीं इतिहास के पन्ने में कहीं भी, जैसे एक चोंच से चिड़िया जब आग लगती है तो चोंच से पानी डालती है तो लोग हंसते हैं, कहते हैं कि ये क्या आग बुझा पाएगी, लेकिन उसमें उसका भी कहीं ना कहीं योगदान होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने में अगर मेरा योगदान होता है तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी। भारत के जो है पुनर्निर्माण में हमारा एक छोटा सा योगदान होगा। जब कोई ऐसी योजना सरकार की जी जो लगा हो कि इससे पूर्व में कभी नहीं चली हो, कभी नहीं आई हो, कोई ऐसी योजना जो आपको पसंद आई हो सरकार की? सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी, तो यहाँ तमाम सारी योजनाएं सब पिछली सरकारों ने जो नहीं किया वो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस सरकार में कर रहे हैं। अब हम और क्या क्या गिनाएं आपको, बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हमने सुना आयुष्मान कार्ड बनाया है सरकार ने, उससे कितने लोगों को लाभ लेते हैं आपने देखा है आपके शहर में? मैं तो खुद ही एग्जाम्पल हूँ। मैंने जो है देखा है कि हमारे मायके में भी, हमारे मायके के पटीदारियों में कुछ महिलाएं जो है आंखों का ऑपरेशन कराना और बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। मैं तो अपने आंखों से देख रही हूँ और हर जगह देख रही हूँ, महिलाएं और लोग पूरे परिवार लाभ ले रहे हैं। आखिरी सवाल ये है रमा, महिला सशक्त है आज या नहीं है? महिलाएं सशक्त हैं, पर यह पुरुष प्रधान समाज उनको सशक्त होने नहीं देता है। कहीं ना कहीं देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी तो सतत प्रयत्नशील हैं, लेकिन कुछ पुरुष प्रधान वो भी है। नहीं पुरुष तो है, लेकिन वो महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने और कर रहे हैं। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में कुछ ऐसे पुरुष हैं जो महिलाओं को मंच पे भेजने में संकोच करते हैं या मंच पे जाने देना नहीं चाहते, अपने को जो है अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। कहीं भी देखिए, एक मंच पर 33% आरक्षण की जब बात हो रही तो महिलाओं को भी 33% आरक्षण मिलनी चाहिए, मंच पर आसीन होना चाहिए। तमाम कार्यक्रम होते हैं, रैलियां होती हैं और भी मीटिंग होते हैं, तो मंच पर अपने खुद बैठ जाते हैं, महिलाओं को नीचे बैठा देते हैं। महिलाओं के सिर पे हाथ रखकर, पैर रख करके चुनाव जीतते हैं, चुनाव का प्रचार प्रसार करवाते हैं और महिलाओं को नीचे बैठाते हैं।
तो लगता है कि इस सरकार में कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, हमारे इस सरकार में तो बहुत परिवर्तन। ये तो कांग्रेस की बढ़ाई हुई देन थी कि महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जाता था। अपने चारों तरफ जो है पुरुष अपने वर्चस्व स्थापित करते थे, महिलाओं को पीछे छोड़ देते थे। लेकिन अभी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी आप देख लीजिए, हमारे दिल्ली में हमारी बहन बैठी हुई है मुख्यमंत्री के रूप में। तो रमा, क्या करना चाहती हो अब राजनीति में? आगे क्या सोचा है, क्या कुछ करना है? राजनीति में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगी, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण तो दे ही दिया महिलाओं को। इसके आगे भी मैं चाहती हूँ, आधी आबादी महिलाओं की है, आधी पुरुषों की है, तो आधे के जब हम हकदार हैं तो आधा हमें मिलना चाहिए। ये मान के चले कि राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए ना? बढ़नी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रमा। बहुत बहुत आभार। ये थी हमारे साथ रमाकांति त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से आती हैं और इन्होंने कई तरह के अभियान चलाए। बाल विवाह, दहेज कुप्रथा और तमाम वो आंदोलन किए। बता रही थी कि 15 वर्ष से ही इन्होंने तमाम आंदोलन में भाग लिया और बचपन से ही इनके मन में आया कि इन कुप्रथाओं के लिए लड़ना है, इन्हें खत्म करना है। लेकिन आज भी ये समाज बदल नहीं पाया है। आज भी दहेज लोभी कहीं ना कहीं बिटियों की हत्या कर रहे हैं। वो बिटिया थाना पुलिस के चक्कर लगाती रहती। नरेंद्र मोदी विचार मंच में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रमाकांति को मनोनीत किया गया है और रमाकांति महिलाओं के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए आंदोलन और फिर से काम करने निकली है। देखने की बात ये रहेगी कि हमारे देश में एक तरफ कहा जाता है कि महिलाएं सशक्त हैं, तो हम आपसे भी सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में महिलाएं सशक्त हुई हैं?